अब से कुछ ही घंटे पहले हमको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मिली है कि लिवरपूल और पोर्चुगल स्ट्राइकर डियोगो जोटा एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। साथ ही उनके जो भाई हैं वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। लाइक एक ह्यूमन बीइंग जो कि पिछले हफ्ते ही यहाँ पर मैरिड, ही गॉट मैरिड, 3 बच्चों के यहाँ पर वो फादर हैं। अ मदर लॉस्ट हिज सन, A wife lost his husband, children lost his father। हमने एक बहुत बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर भी खोया है, हमने एक बहुत बेहतरीन इंसान भी खोया है। और मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ। मैं इस चीज़ को काफ़ी इमोशनल पर्सपेक्टिव से इसको देख भी रहा था, किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने जो मैसेजेस हैं, अपना जो ट्रिब्यूट है, अपनी जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर अदा कर रहे थे। एंड मेरे को लगता है कि ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग अपनी बाउंड्रीज या अपने डिफरेंसेस को लाइक साइड में रख के एकजुट होकर आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि ये भी बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं लिवरपूल का फ़ैन नहीं हूँ या फिर मैं पोर्चुगल का फ़ैन नहीं हूँ, और उसके बाद वो अपना यहाँ पर ट्रिब्यूट डाल रहे हैं। आई थिंक व्हेन वी लूज़ अ ह्यूमन बीइंग, व्हेन वी लूज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर, व्हेन वी लूज़ एनीवन, जब हम अपने में से किसी एक को खोते हैं तो आई थिंक ये लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न होना चाहिए कौन किस क्लब को फॉलो कर रहा है या फिर कौन किसको पसंद करता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को और मैं अपने दोस्तों जो भी यूट्यूब के थ्रू बने हैं मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि यहाँ पर हमारे में ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं है। बट एक छोटा तबका होता है जो कि इस पे भी एंगेजमेंट फार्म करने के चक्कर में है, इसमें भी यहाँ पर मजाक उड़ाने के चक्कर में, और उनके लिए बस आई थिंक एक ही चीज़ है, दे आर पथेटिक, दे आर एब्सोल्युटली पथेटिक, डिस्गस्टिंग है भाई वो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब आज की वीडियो की। और भाई जैसे कि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में इस चीज़ को कवर भी करते हुए आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर लियोनेल मेसी द मोमेंट इंटर मियामी फीफा क्लब वर्ल्ड कप से बाहर हुई, तुम अपने आप ही कॉमन सेंस पे लगा सकते हो क्या यहाँ पर क्या ये एक तरीके से प्लांटेड नहीं लग रहा कि यहाँ पर जैसी मेसी की इंटर मियामी पीएसजी के हाथों बाहर हुई, उसी के बाद यहाँ पर लियोनेल मेसी की जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हवा में होता हुआ दिखता रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो क्लब वर्ल्ड कप की हार है उससे फीफा वर्ल्ड कप जो कि अगले साल होने वाला है मेसी को जोड़ा जा रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ यहाँ पर रिलायबल टॉप टियर आर्टिकल्स हैं जहाँ पर हम उसका फायदा उठाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सोशल मीडिया की बात करें या फिर ओवरऑल जो इस समय मोमेंटम चल रहा है, जो इस समय बज है, वो ये है कि यस अगले 6 महीने में लियोनेल मेसी फ्री एजेंट होने वाले हैं। लेकिन एक क्लॉज था और उसके चलते लियोनेल मेसी अभी भी किसी भी क्लब के लिए साइन कर सकते हैं। लियोनेल मेसी यहाँ पर अभी भी किसी भी क्लब को ऑलरेडी अपना प्री एग्रीमेंट करवा सकते हैं। इस पे मेरा टेक वही है जो कि पिछले 2 एपिसोड से था कि यहाँ पर इसके कोई भी चांसेस नहीं होते हुए दिख रहे, ना ही लियोनेल मेसी की तरफ से, ना ही इंटर मियामी की तरफ से, और ना ही किसी भी और क्लब की तरफ से जो कि एक्टिवली लियोनेल मेसी को इंटर मियामी से निकालने के चक्कर में हो। अदर लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक सऊदी अरेबिया हो सकता है, लेकिन वो भी इस समय कोई भी ज़्यादा एक्टिवली लियोनेल मेसी को परस्यू नहीं कर रहा फिलहाल के तौर पे। जो भी चीज़ है वो यहाँ पर इसी तरीके से बनाई जा रही है कि कैसे यहाँ पर जनवरी 2026 में लियोनेल मेसी इंटर मियामी से जाते हुए दिख रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम ऑफ कोर्स FC बार्सिलोना का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एथलेटिक ने अपने आर्टिकल में इस चीज़ को मेंशन किया कि कुछ महीने पहले तक तो लियोनेल मेसी के कैंप की तरफ से भी यही अंदेशा मिल रहा था अपने को कि यहां पर वो इंटर मियामी के साथ अपने स्टे को एक्सटेंड ही करेंगे। वो यहां पर 2026 वर्ल्ड कप के बाद तक भी शायद से इंटर मियामी के साथ हमको देखने को मिल रहा है, और इंटर मियामी भी इसी तरफ काम कर रही थी। शायद से यहां पर क्लब वर्ल्ड कप की हार ने चीजों को बदल दिया है या फिर चीज़ें बदल गई हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। रिगार्डिंग FC बार्सिलोना, देखो इंटरनेट पे तो यही है कि जब तक लेपोर्टा एज अ प्रेसिडेंट बने रहेंगे बार्सिलोना के, लियोनेल मेसी नहीं आने वाले। लेकिन इसके साथ ही एथलेटिक ने यह कहा कि 2023 में जब एक इंटरव्यू हुआ था तब भी यहां पर लियोनेल मेसी ने इस चीज़ को माना था कि लेपोर्टा से उसकी सिर्फ 1 या 2 ही बार बात हुई है, और यहां पर बार्सिलोना में भी एक्टिवली इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि भाई वो तो जब भी कैंप न्यू खुलेगा तो लियोनेल मेसी को एक बहुत तगड़ा ट्रिब्यूट देंगे, लियोनेल मेसी के साथ एक मैच भी करेंगे, उसको एक लेजेंडरी ओवेशन देंगे। क्या इस समय मान के चल सकते हैं कि बार्सिलोना की तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेसी की तरफ से वो हाथ बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, ये अभी भी देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से यहां पर शायद से लियोनेल मेसी इंटर मियामी ना छोड़ते हुए दिखे, क्योंकि उसके 2 रीजन है। पहली चीज तो यह है कि यह देखने वाली बात है कि सऊदी अरेबिया किस तरीके से अप्रोच करेगी, गिवन द फैक्ट कि मेसी रोनाल्डो को एक बार फिर से साथ में लेके आने का एक लास्ट चांस हो सकता है। अगेन इंटर मियामी का क्या अप्रोच रहेगा। दूसरी चीज, क्या मेसी
यस ये बात सही है कि वर्ल्ड कप से पहले उसको शार्प रहने के लिए शायद से मोर कॉम्पिटिटिव, और हाँ इसमें ये भी आ रहा है कि स्केलोनी जो कि अर्जेंटीना के मैनेजर हैं वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है कि भाई यहाँ पर वर्ल्ड कप में जाते हुए लियोनेल मेसी को जो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मिल रहा है इंटर मियामी में बहुत ठंडा है, वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन है नहीं, वहाँ पर है ही नहीं कुछ हिसाब, वहाँ पर मेसी को कोई सपोर्ट नहीं है, वहां पर मेसी को कोई लिफ्ट करने वाला नहीं है, वहां पर मेसी को कोई कॉम्पिटिटिव वो है नहीं ना कि यहां पर जीतते हैं, कुछ ऐसा हाई स्टेक्स नहीं है। ऐसे में यहां पर स्केलोनी भी इस चीज पे काफी ज्यादा नजर रख रहे हैं किस तरीके से मेसी को बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ ये बात सही है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, पर एट द सेम टाइम क्या यहाँ पर लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले ही क्या क्लब शफल ढफल में यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि भाई इसमें भी एनर्जी लगती है, एक नया क्लब, एक नया एनवायरनमेंट, एक नया कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, और MLS तो दुनिया से खैर अलग ही चलती है। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि हमको ये समझना पड़ेगा कि लियोनेल मेसी ने इस चीज़ को बोला था कि भाई वो किसी और यूरोपियन क्लब के लिए खेलना नहीं प्रेफर करेंगे। ऑफ कोर्स तुम लोग यहाँ पर PSG का नाम लोगे, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि लियोनेल मेसी PSG सिर्फ इसलिए ज्वाइन करे थे क्योंकि उस टाइम कोई और क्लब था ही नहीं, क्योंकि बार्सिलोना में एंड मोमेंट पे यहाँ पर उनको बिट्रे किया गया और मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी जैक ग्रिलिश को साइन कर चुकी थी, नहीं तो अदरवाइज वो पेप गार्डियोला के साथ ही जाता, ऑफ कोर्स सबको पता था। खैर इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर रियल मैड्रिड से। तो जहाँ इंटर मियामी का हारने के बाद लग रहा था कि भाई प्लांट है या नहीं है, आई थिंक रियल मैड्रिड इस चीज़ को और भी ज़्यादा ऑब्वियस बनाती जा रही है कि वो पूरी तरीके से तैयार है कि अगर रॉड्रिगो एक ऑफर लेके आ जाए तो वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करेंगे। और आज एथलेटिक ने एक बार फिर से इस चीज़ को दोहराया कि यहाँ पर अब जाबी अलोंसो की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अगर रॉड्रिगो कल को जाता है तो उसको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड नाउ वाई। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ऑब्वियस है कि रॉड्रिगो क्लब वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी फीचर नहीं हो रहा, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर हम बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से रॉड्रिगो का ना खेलना और उसके फादर से रिपीटेटिवली यहाँ पर कंप्लेन करी जा रही है रियल मैड्रिड के हायर अप्स को, और वो उनको पसंद नहीं आ रहा कि भाई ये क्यों कंप्लेन करा जा रहा है। ऑफ कोर्स रॉड्रिगो की साइड भी जस्टिफाइड है कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा, और यहाँ पर जब भी बेलिंगम, एम्बापे, विनीसियस की बात आती है तो इन सुपरस्टारडम के चक्कर में रॉड्रिगो को साइडलाइन किया। लेकिन रियल मैड्रिड के हायर अप्स भी ये मानते हैं कि पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो रॉड्रिगो को बकायदा बहुत चांसेस मिले और पुअर परफॉर्मेंसेस ही आए हैं। उन्होंने ये चीज कहा है कि आर्दा गुलर को भी यहां पर मौके कम मिले हैं, लेकिन उसने उसका फायदा उठाया है। काफी सारे लोग अभी रीसेंसी बायस के चक्कर में गोंजालो गार्सिया की भी बात कर रहे हैं कि भाई उसका भी यहां पर मौका कम मिला है, लेकिन उसने भी उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया है। एट द सेम टाइम जो मेरे को लग रहा है कि हाँ आई थिंक रॉड्रिगो, रियल मैड्रिड ये मानते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है रॉड्रिगो को सेल करने की, अगर ऑफर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका भी हो सकता है नेगोशिएशन में अपना पलड़ा भारी रखने का, क्योंकि ऑफकोर्स अगर रियल मैड्रिड इस तरीके से मानी जाएगी कि हम तो रॉड्रिगो को सेल करने के चक्कर में, तो 20-25 मिलियन का डिफरेंस आ जाता है। मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड का जो एक टेक है कि हमें जल्दी नहीं है सेल करने का, हम तो चाहते हैं कि रॉड्रिगो कंट्रीब्यूट करे, बट वो रॉड्रिगो का जितना कंट्रीब्यूशन मांगेंगे और जितना टाइम उसको देंगे, आई थिंक रॉड्रिगो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, गिवन द फैक्ट 2026 में वर्ल्ड कप है। हमें यह भी समझना चाहिए कि मस्तुनतानों की अगर हम बात करें या फिर बात करें आर्दा गुलर की, ब्राहिम दियाज की, हम गोंजालो गार्सिया की बात करें, जैसे गोंजालो के रिगार्डिंग अभी हाल ही में मुंडो डेपोर्टिवो ने एक वो करा था, सर्वे किया था, 66% ये मानते हैं कि क्वार्टर फाइनल में गोंजालो गार्सिया ही स्टार्ट करना चाहिए रियल मैड्रिड के, ना ही किलियन एम्बापे। तो तुम सोच रहे हो कि किलियन एम्बापे को सर्वे में हराने कितनी बड़ी बात है एक यहां पर रूकी स्ट्राइकर के लिए, बट इट्स ऑल अबाउट कि उसकी परफॉर्मेंस बोलती है, और शायद से रॉड्रिगो के पास ये वेपन है नहीं। तो ओवरऑल आई थिंक ये भी उसमें एथलेटिक में बताया गया कि पिछले कुछ हफ्तों में आर्सेनल ने रॉड्रिगो कैंप के साथ यहां पर बात करी है। अगेन डिफरेंस ये है कि रॉड्रिगो के कैंप के साथ, ना कि रियल मैड्रिड के कैंप के साथ, और इसीलिए आई थिंक मेरे को लगता है कि अब जो भी करना है वो आई थिंक आर्सेनल को ही करना है रॉड्रिगो के साथ मिलके, कि भाई आर्सेनल क्या मानती है कि यहां पर रॉड्रिगो के लिए ऑफर देगी, क्योंकि आपको ये ऑफकोर्स बोला जाएगा कि रियल मैड्रिड 90 मिलियन मांग रही है, 100 मिलियन, इतने का तो प्लेयर भी नहीं है कि ये है वो है, बट मेरा ये मानना है कि आर्सेनल ने भी पहला ऑफर भी तो नहीं दिया। अगर ऐसा होता कि आर्सेनल 50 देती तो रिजेक्ट कर दिया, जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं, बायर्न म्यूनिख ने लुइस दियाज के लिए लिवरपूल को एक ऑफर दिया, जो कि लिवरपूल को लगा कि ये तो बिल्कुल भी है ही नहीं उसके काबिल, वो ये मान के चलते हैं कि हमें लुइस दियाज साइन नहीं करना। लेकिन इसका एक ये भी टेक हो सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑलरेडी लुइस दियाज में इंटरेस्टेड थी और उनको समझ में आ चुका कि भाई देखो हमें तो कोई जल्दी है नहीं पैसा कमाने की, जो कि उनको है बट वो दिखा नहीं रहे, बट उनको पता है कि सऊदी अरेबिया से उनको पैसा मिल ही जाएगा। तो वो यहाँ पर यही वेट कर रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख को अगर सही में खरीदना है तो भाई एक काम करो, हमको 80-90 मिलियन का एक ऑफर दे दो और लुइस दियाज को ले जाओ। आई थिंक आर्सेनल के साथ भी यही केस है, आर्सेनल 50 का दे
उसको पहले 50 का दे। तो अभी तो आर्सेनल ने कोई ऑफर भी नहीं डाला, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आर्सेनल खुद भी अभी कंफर्म नहीं है कि उसको रॉड्रिगो ही चाहिए, उसको एवरेज एज चाहिए, या फिर उसको कौन चाहिए। अभी तक तो उसको निको विलियम्स भी चाहिए था 2 महीने पहले तक, लेकिन आई थिंक ये अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि शायद से हमको रॉड्रिगो रियल मैड्रिड छोड़ता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो का ग्रीन सिग्नल एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर निको विलियम्स से। अब अगर निको विलियम्स के रिगार्डिंग हम कल एक वीडियो बनाते तो तुमको एक डिफरेंट एडिशन देखने को मिलता, बट आज हम इसका एक दिन ब्रेक के बाद बनाने तो चीज़ें थोड़ी सी पलट गई हैं। देखो, खबर यहाँ पर इस पूरे हफ्ते यही फैलाई गई और टियर 1 जर्नलिस्ट से काफ़ी रिलायबल कि यहाँ पर फ्राइडे को, यानी कि जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम यहाँ पर बार्सिलोना रिलीज क्लॉज पे कर देगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ते रहे ये खबर यहाँ पर फ्राइडे से हटके दिस वीक होता रहा, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जो कि बहुत नॉर्मल भी है। जुआन गार्सिया केस में भी ऐसे ही हुआ था कि यहाँ पर 4-5 दिन का डिले होता हुआ हमको दिखा था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ये था कि हाँ, पे तो कर ही दिया जाएगा, मामला बस इसका है कि कब, इसका नहीं है कि क्या पे किया जाएगा या फिर नहीं। अब यहां पर मामला यह बनता हुआ है कि मार्सा ने हाल ही में रिपोर्ट डाली है कि यहां पर बार्सिलोना के जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे हम जेरार्ड रोमेरो की बात करें, चाहे हम यहां पर बाकी रिपोर्टर्स की बात करें, वो इस चीज पे पूरी तरीके से अडीग है, स्टबन है कि पे तो करना ही है बार्सिलोना को, बस इसके फर्क पड़ रहा है कि कब करेंगे। वहीं मार्सा और बाकी के जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे ना मामला थोड़ा उल्टा होता हुआ जा रहा है और यहां पर निको विलियम्स टू बार्सिलोना लेस लाइकली लग रहा है। इसको और मसालेदार बनाने के लिए वो यहां पर बायर्न का नाम भी डाल रहे हैं, जिसको अगेन उधर से यहां पर इस चीज का काउंटर किया रहा है कि बायर्न का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाउएवर स्काई स्पोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने तो कहा है कि बायर्न यहां पर 10 मिलियन की सैलरी प्लस 2 मिलियन का बोनस भी देने के लिए तैयार है निको विलियम्स को, और वो रिलीज क्लॉज भी पे करने के लिए कभी भी तैयार है। उसके ऊपर से ये भी है कि भाई एथलेटिक बिलबाओ तो बार्सिलोना के साथ कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहती, तो उन्होंने तो सिंपल कहा है कि खरीदना है तो रिलीज क्लॉज पे कर दो। अब जब मैंने यहाँ पर सारे साइड की आर्टिकल्स अभी पढ़े तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो 2 एडिशन बन के आ रहे हैं ना, वो एक म्यूचुअल पॉइंट से निकल रहे हैं, और वो है येवियर तेबस। अब पिछले हफ्ते यहाँ पर येवियर तेबस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि देखो एज ऑफ नाउ ये 1:1 में आया ही नहीं है। वो कुछ भी कहते रहे, बार्सिलोना का प्रेसिडेंट, बार्सिलोना के जितने भी, वो कुछ भी कहते रहे, मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि ला लीगा का प्रेसिडेंट मैं हूँ, वो 1:1 में नहीं है, यानी कि एज ऑफ नाउ वो निको विलियम को साइन नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर पूरे खुलेआम इसका ढिंडोरा पीटा गया है कि यहाँ पर 1:1 में वो आ गए हैं, और येवियर तेबस ने पर्सनली इस चीज को कंफर्म भी कर दिया है। अब जैसा मैंने बताया कि यहां पर जो 2 एडिशन निकल रहे हैं वो इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि येवियर तेबस ने पब्लिकली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है कि हाँ बार्सिलोना 1:1 में आ गई है। मेरे को लगता है आई थिंक यहां पर एक बाइगॉटरी अपने को देखने को मिल रही है, या तो यह है कि बार्सिलोना इसको थोड़ा सा मीडिया कैंपेन को कवर कर रही है और वो आई थिंक यहां पर सेंटिमेंट को ठीक करने की कोशिश में है कि साइन तो होगा ही होगा, और ये हर क्लब करता है। या फिर मेरे को लगता है कि येवियर तेबस थोड़ा आदमी चूतिया है, जब बार्सिलोना के नेगेटिव बोलना होता है तो वो खुलेआम यहाँ पर बिल्कुल इंटरव्यू ऐसा कि बिल्कुल अखबारों के सामने बैठा होता है, और जब यहाँ पर 1:1 कंफर्म करने की बारी आती है या फिर जो भी चीज़ करने की बारी आती है तो कभी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता ही नहीं है। और ये मैंने उसको बहुत बार नोटिस करा है कि यहाँ पर जब भी उसको बार्सिलोना के अगेंस्ट या फिर मैड्रिड के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलना होता है, जैसे रियल मैड्रिड टीवी की बात होती है तो बहुत खुलेआम बोलता है, बार्सिलोना के पैसों को तो बहुत खुलेआम बोलता है अगेंस्ट, लेकिन जब भी इनके सपोर्ट में बोलना होता है तो बस हमको थर्ड पार्टी ही न्यूज़ मिलती है, कभी उसकी तरफ से आता नहीं है। एंड आई थिंक यहाँ पर आने वाले दिन में अगर येवियर तेबस या फिर ला लीगा से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है कि भाई हाँ ये 1:1 में आ गए हैं, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबका सब कि भाई बार्सिलोना साइन कर रही है, और क्या पता हमको एक मिले ही ना, सीधा बार्सिलोना यहाँ पर रिलीज क्लॉज पे ही कर दे। लेकिन जो भी हो फिलहाल के तौर पे आई थिंक मेरे को लगता है कि निको विलियम्स का जो यहाँ पर सीन है वो अब आई थिंक अपने फाइनल स्टेजेस में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 9 तारीख को यहाँ पर निको विलियम्स को वापस रिपोर्ट करना है, और ये सिचुएशन हर पार्टी अवॉइड कर रही है कि वो एक बार ट्रेनिंग में आ जाए बिलबाओ के, और उसके बाद यहाँ पर ये ड्रामा अभी भी चलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि जो निको विलियम्स की गारंटी है कि भाई तुम मेरे को रजिस्टर कर भी पाओगे, पे तो तुम कर दोगे, लेकिन क्या तुम मेरे को सैलरी लिमिट में एडजस्ट कर दोगे, वो भी कहीं ना कहीं काफी सारे लोग यहाँ पर इस समय थोड़े से कंफ्यूज हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर यही है कि बार्सिलोना का जो असली नंबर है वो किसी को पता नहीं है, एंड आई थिंक क्योंकि बार्सिलोना कह रही है 1:1 है, ला लीगा कह रही नहीं है, तो आई थिंक इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हम लौतारो मार्टिनेज वर्सेस कालानोग्लू को, तो भाई इंटरनेशनल के साथ तो भाई जो डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है वो तो भाई काफी ज्यादा खत्म सा ही लग रहा है। चैंपियन लीग हारने के बाद जो यहाँ पर उनका मेल्ट डाउन हुआ है दैट रिमेन्स, दैट शुड बी स्टडीड।
सबसे पहले भाई यहाँ पर इंजागी चले गए और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से लौतारो मार्टिनेज ने क्लब वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद यहाँ पर एक कहा कि भाई जिसको रहना है वो यहाँ पर रहेगा और जिसको नहीं रहना वो ना रहे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगा भाई किस प्लेयर के रिगार्डिंग कहा गया है और ऐसी चीज़ पे लौतारो को क्रिटिसाइज भी किया गया है कि भाई तू कैप्टन है लेकिन स्टिल एक बोलने का तरीका होता है, एक अप्रोच होती है। अगेन चीज़ों को और बद से बदतर बनाने के लिए उनका प्रेसिडेंट कम है क्या, उनके प्रेसिडेंट ने खुलेआम आके कहा कि नहीं 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 नहीं। लौतारो यहाँ पर कालानोग्लू के बारे में कह रहा था, मतलब अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो तो भाई ने आके क्लियर ही कर दे कि नहीं नहीं कालानोग्लू के बारे में था। ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट अगर हम इटालियन गजेट की बात करें तो कालानोग्लू लौतारो मार्टिनेज के बीच में पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हुई हैं और उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश किया है, लेकिन इंटर ने यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि भाई वो लो वैल्यू और जीरो में तो किसी को भी जाने नहीं देंगे। हाल ही में गैलाटासराय इंटरेस्टेड है कालानोग्लू में आने के लिए। कालानोग्लू ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है क्योंकि वो मानते हैं कि इंटर के साथ नेगोशिएशन करना कितना टफ है। अगर गैलाटासराय यहां पर पे कर देती है 30 मिलियन तो वो चले जाएंगे। अगर वो नहीं कर पाती तो कालानोग्लू इसमें भी काफी स्मार्ट हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं कौन सा इंटर के साथ ब्रेकअप कर रहा था, मेरे को तो वैसे भी नहीं जाना था, और यहां पर वो इंटर के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इंटर काफी क्रिटिकल पोजीशन में और नेक्स्ट ईयर यहां पर अगर स्कूडेटो की बात करें तो इंटर के चांसेस ऑलरेडी स्लिम होते हुए दिख रहे हैं। पहला मैनेजर और उसके बाद यहां पर जो ड्रेसिंग रूम का मोराल है वो भी काफी कमजोर है। इसी के साथ अगर यहां पर यूवेंटस की बात करें तो वो जेडन सैंचो में काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। फिलहाल के तौर पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का अप्रोच बहुत सिंपल है कि भैया या तो रैशफोर्ड को ले जाओ या सैंचो को ले जाओ, लेकिन किसी को तो ले जाओ जिससे हम ओले वॉटकिंस को साइन करने में इंटरेस्टेड और यहां पर एग्जीक्यूट उसको परफेक्टली कर पाए।